नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले एक घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान पर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी का कजान में भव्य स्वागत। वक्फ विधेयक पर जेपीसी की बैठक में बवाल। अमर्यादित आचरण के लिए निलंबित किए गए कल्याण बनर्जी। अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कल्याण बनर्जी के व्यवहार को बताया अशोभनीय। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी के बीच कांग्रेस कल जारी कर सकती है पहली सूची। भाजपा ने आगामी मेघालय एवं पंजाब के विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। चक्रवात दाना ने दी दस्तक। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय राज्यों में हाई अलर्ट। कल से भारी बारिश की चेतावनी। गुरुवार को जगन्नाथपुरी के तट से इसके टकराने की आशंका। और ग्लासगो में 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों के लिए खेल स्पर्धाओं की घोषणा। बैडमिंटन और हॉकी को नहीं किया गया है शामिल। तो ये थी इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कजान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। जुलाई के बाद दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई है। रूस की द्विपक्षीय यात्रा के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच काफी अच्छी गर्मजोशी नजर आई थी। रूस और भारत की रणनीतिक साझेदारी के मुताबिक कजान में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात भी काफी अहम है। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर भारतीय पक्ष को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि शांति समृद्धि का रास्ता है। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। और साथ ही कजान में खुलने वाले भारतीय कॉन्सुलेट को लेकर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। और वहीं रूस के राष्ट्रपति ने भारत के सहयोग और कूटनीतिक उपस्थिति को द्विपक्षीय संबंधों के नजरिए से अहम बताया। हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है, हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। और 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के शहर कजान पहुंच चुके हैं। तो रूस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कजान में स्वागत के लिए सभी को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय समुदाय ने अपनी उपलब्धियों से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
आकाश गूंजे पूछे जहान सारा खजान में मोदी। भारत माता की तो ये तस्वीरें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की देखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में तो उनको हिस्सा लेना ही है, इसके साथ ही द्विपक्षीय मुलाकातें और ख़ासतौर पर रूस और भारत द्विपक्षीय मुलाकात जो काफ़ी अहम है, जो हो भी चुकी है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, इन सब चीज़ों पर कि कितना अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। बातचीत करने के लिए खजान से जुड़ चुके हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह और दिल्ली में हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे, दोनों संवाददाता हमारे हमसे जुड़ चुके हैं। मैं पहले आर्येंद्र आपसे अपडेट लेता हूं, फिर अक्षय के पास आता हूं। आर्येंद्र, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर के इस बार ज़बरदस्त तैयारी है, बहुत सारी चीज़ें ख़ास हैं। अगर थीम को ही देखिए तो थीम ये है कि बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ये अपने आप में जो थीम है ये भी बहुत कुछ कहता है कि बहुपक्षवाद को मजबूत करने का मतलब क्या है। यानी कि किसी भी तरह का जो वर्चस्व है, जिसे हेजेमनी कहते हैं, वो हेजेमनी अब नहीं होना चाहिए आज की तारीख में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इस बार, इस दिशा में क्या तैयारी है वहां पर, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संबोधित करने वाले हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच का, प्रधानमंत्री क्या कुछ रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आर्येंद्र? शुक्रिया लाजन जी। और निश्चित तौर से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कल एक तरीके से शुरुआत होगी, जिसमें सभी राष्ट्र प्रमुख बैठेंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे। उससे पहले आज रूस के राष्ट्रपति सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों को उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। लेकिन ब्रिक्स से पहले आज जो द्विपक्षीय मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में, वो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। वो सिर्फ भारत और रूस पे ही नहीं बल्कि ग्लोबल हेडलाइन के साथ इस तरीके से निकल के आई है क्योंकि पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दरमियान एक बार फिर से उस बात को दोहराया है, बहुत साफ गोई से कहा है कि संघर्ष से आगे बढ़ के शांति को अपनाना चाहिए और किसी भी प्रकार के समाधान के लिए भारत पूरी तरीके से अपनी क्षमताओं में तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी निजी क्षमताओं में इस बात को आगे बढ़ाने का जिक्र किया। तो अपने आप में ग्लोबल हेडलाइन एक बार फिर से ये बात बनी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को संघर्ष के बजाय शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने का जिक्र किया है। और ये अपने आप में विरले नेता ही हैं पीएम मोदी जो रूस के राष्ट्रपति से उनसे खुद मुलाकात में इस बात को उनसे कह पा रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, लेकिन इस बात का जिक्र राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी के अलावा किसी ने नहीं किया और इतनी साफ गोई से इस बात को रखा नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था द्विपक्षीय मुलाकात जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया। दूसरी चीज, इसी बातचीत के दरमियान हम जानते हैं कि जुलाई की अपनी यात्रा के दरमियान कजान में कॉन्सुलेट खोलने का घोषणा हुई थी भारत का, जो कि कजान में खुलना था। आज फिर से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया द्विपक्षीय बातचीत के दरमियान कि जब कजान में कॉन्सुलेट खुलेगा तो उसका फायदा दोनों देशों के आपसी संपर्क को
बढ़ाने में मिलेगा। इसके साथ साथ तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का भी जिक्र किया। और जो आपका सवाल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है लालचंद जी, क्योंकि बहुपक्षवाद को, मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक शेप देने के लिए ब्रिक्स बहुत बड़े एफर्ट्स कर रहा है। यूएन जैसी, WTO जैसी, WV जैसी, वर्ल्ड बैंक जैसी, IMF जैसी संस्थाओं में विकासशील देश और छोटे देश या ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को उतनी प्रमुखता, मुखरता से जगह नहीं मिल पाती है जितनी कि उनको मिलनी चाहिए। शायद इसीलिए एक विश्व के सामने वैकल्पिक व्यवस्था, अल्टरनेट एक अरेंजमेंट को लेकर ब्रिक्स एक बड़ी पहल को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस थीम के साथ साथ वैश्विक विकास, सुरक्षा के लिए किस तरीके से बहुपक्षवाद को बढ़ावा दिया जाए उस पर फोकस रहेगा, क्योंकि भारत या PM मोदी लंबे समय से इसकी वकालत करते रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपके पास लौटता हूं आर्येंद्र, और कुछ और भी अपडेट आपसे लेना है, लेकिन पहले जरा आप अक्षय के पास चलते हैं। अक्षय, जिस द्विपक्षीय केमिस्ट्री संबंधों का जिक्र आर्येंद्र कर रहे थे, हमने देखा कि रूस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पिछले दौरे में दिया, और पहले प्रधानमंत्री भारत के हैं और एकमात्र भी कहिए जिनको ये अवार्ड मिला है रूस की तरफ से। और जो केमिस्ट्री हमें दिखाई पड़ी है अक्षय, दोनों नेताओं के बीच, व्लादिमीर पुतिन के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, आज कई बार ये चर्चा होती है कि अगर विश्व में कोई एक नाम है जो रूस और यूक्रेन के संघर्ष पर बात कर सकता है और जिसकी बात को दोनों पक्ष वजन दे सकते हैं, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितने मायने में अहम हो सकता है, खासतौर पर अगर द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से पहले बात कर लें, ब्रिक्स पर बाद में बात करेंगे। बेहद अहम हो सकता है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की विजिट की, एक बार फिर से महज कुछ ही महीनों के अंदर, जैसे कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 3 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रशिया जाना न सिर्फ ये दिखाता है कि दोस्ती कितनी गहरी है, बल्कि एक संजीदगी भी है अगर बात की जाए इन दोनों देशों के द्विपक्षीय जो इनके संबंध है उसमें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर पूरी दुनिया में इस वक्त एक कोई नेता है जो रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध में दोनों देशों में जा चुका है, दोनों राष्ट्र प्रमुख से मिल चुका है, तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री जुलाई में पहले व्लादिमीर पुतिन से मिले, उसके बाद भी जाके ज़ेलेंस्की से मिले, उसके बाद भी फिर गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर जाके जो बाइडेन से मिले, और अब वापस ब्रिक्स का जो ये लीडर समिट हो रहा है इसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री कजान पहुंच चुके हैं। और एक तरह से साफ तौर पर एक दोस्त की तरह एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने दो टूक बात रखी कि भारत हमेशा से ही शांति और एक तरह से स्टेबिलिटी का पक्षधर रहा है। भारत हमेशा से यही चाहता है कि दुनिया में शांति बनी रहे, और बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन के सामने ये बात करना कोई मामूली चीज नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो ऐसी बात कर पाए, और इस बात की रिस्पेक्ट व्लादिमीर पुतिन खुद करते हैं। जब पिछली बार प्रधानमंत्री ने यही बात की थी तो व्लादिमीर पुतिन ने उनकी बात काटी नहीं, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहा था कि वे भी चाहते हैं कि शांति हो, वे भी चाहते हैं कि स्थिरता हो, लेकिन जब तक उनके ये उन्हीं के शब्द थे कि जब तक पश्चिमी देशों का इंटरफेरेंस बंद नहीं होगा तब तक भी ये जंग नहीं रोक सकते, और वे भी चाहते हैं कि जंग रुक जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से व्लादिमीर पुतिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से प्रभावित रहे हैं, उनकी बात उन्होंने मानी है, उनकी जो आज उन्होंने बात कही है, पूरी दुनिया की नजर इस बात पे थी कि क्या भारत क्या बात करेगा, और साफ तौर पर भारत ने एक बार फिर से शांति की बात। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास आर्येंद्र, आपसे ये अपडेट जरूर लेना चाहेंगे कि देखिए आपने भी बिल्कुल कहा कि जो रूस यूक्रेन संघर्ष है उस पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की ही, साथ ही कजान में जो कॉन्सुलेट खुला है उसका स्वागत किया, और जो दोनों बड़े नेताओं के बीच आज की मुलाकात रही उसमें दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से क्या क्या प्रगति, क्या क्या खास चर्चा, इसके बारे में कुछ आपके पास जानकारी मिल पा रही है आर्येंद्र वहां से? अभी अधिकृत तौर से बहुत जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन जो ओपनिंग रिमार्क्स थे प्रधानमंत्री के और या राष्ट्रपति पुतिन के वो हमने सुना है। दोनों ही नेताओं ने बहुत गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया था, और जुलाई की मुलाकात के बाद से इस 3 महीने के बाद के अंदर ही दूसरी मुलाकात में सहयोग को आगे बढ़ाने की तमाम बातों का जिक्र हुआ है। हम जानते हैं कि व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक मैरीटाइम कॉरिडोर पे लगातार तेजी से काम हुआ, उसके रास्ते व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई, और सबसे सस्ता जो माल ढुलाई का एक तरीका होता है वो पानी के रास्ते ही होता है, और भारत का लगातार फोकस इस प्रकार से है कि इस तरीके की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। तो कनेक्टिविटी पे लगातार जो फोकस जुलाई की बैठक में हमको देखने को मिला था उस पर आगे बात निश्चित तौर से हुई होगी, और बहुत ज़रूरी है भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर
संघर्ष के बाद भी रूस के माध्यम से कच्चे तेल का हमने बहुत ज़्यादा संख्या में इंपोर्ट किया है और ये हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिहाज से एक मित्र देश के तौर से एक बड़ा कदम था। तो निश्चित तौर से भारत की ऊर्जा ज़रूरतों में सिर्फ कच्चे तेल का इंपोर्ट ही नहीं बल्कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस एक बहुत जिम्मेदार और मददगार दोस्त के तरीके से भारत में मदद कर रहा है। और ऐसे में कुड़नकुलम की जो परमाणु संयंत्र की परियोजना है जिसमें सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को हमने उत्पादन का शुरुआत की है, उसमें रूस का सीधे तौर पे सहयोग है। और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स पे भी लगातार काम कर रहा है। तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, और रूस को जिस चीज की जरूरत है वो है आईटी। भारत की महारत आईटी में है। हम फिनटेक में बहुत अच्छा किया है। हमने पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नायाब उदाहरण दुनिया के सामने रखा है और किस तरीके से एक बदलाव इतनी बड़ी जनसंख्या 140 करोड़ की जनसंख्या की जिंदगी में करके दिखाया है बीते करीब एक दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में। उस सब चीजों को कहीं रूस भी उसकी उम्मीद करता है। तो आईटी की जो एक्सपर्टीज भारत की है वो रूस कहीं ना कहीं देखता है। दूसरा एक बड़ा क्षेत्र है फार्मास्यूटिकल, क्योंकि अगर मिड टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है दोनों देशों में सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर, और उसको टैप करने को लेकर लगातार बात हो रही है। और साथ ही साथ टेक्सटाइल को लेकर भी, क्योंकि सैंक्शंस के बाद में पश्चिमी दुनिया और यूरोप के जो देशों का जो मौजूदगी यहाँ पे थी लालचंद जी, वो अब यहाँ पे कम हुई है इस संघर्ष की वजह से। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हुआ है, चाहे वो टेक्सटाइल का मार्केट हो या अन्य प्रकार की वस्तुओं के सप्लाई में, उसमें भारत के लिए एक अपार संभावना है। भारत के लिए जगह बनी है। भारतीय बिजनेस लीडर्स से उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि उसको टैप करने के लिए कोशिश करते नजर आएंगे। ठीक है, बाकी चीजों पर भी चर्चा के लिए लौटता हूं, अक्षय के पास चलते हैं। अक्षय, अब जरा ब्रिक्स पर आते हैं। ब्रिक्स का जो स्वरूप है अक्षय, जैसा हम जानते हैं कि दुनिया में आर्थिक व्यापारिक संघ के तौर पर आसियान जैसे संगठन उभरे और उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। जो ब्रिक्स संगठन है उसकी शुरुआत भी आर्थिक व्यापारिक फोरम के तौर पर ही हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि समय के साथ इसकी प्रासंगिकता, इसका वजन, सब कुछ इतना बढ़ता जा रहा है कि कल को हम ये भी देख सकते हैं कि दुनिया में नंबर 1 संगठन के तौर पर ब्रिक्स का नाम लिया जाएगा? वैसे आज भी देखें तो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ब्रिक्स से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब एक तरह से देखा जाए तो G7 जो ग्रुप है उसका एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है ब्रिक्स को। ना सिर्फ ये जो 5 देश है जो स्थायी मेंबर शुरुआत में थे, पहले 4 थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका जुड़ा, उसके बाद अब अन्य देश भी जुड़ रहे हैं। लेकिन जितनी जो संख्या है जिन देशों की जो जुड़ना चाहते हैं, ब्रिक्स का एक पार्ट बनना चाहते हैं, वो लंबी होती चली जा रही है। और ये साफ तौर पर ये चीज़ दर्शाता है कि ब्रिक्स में जिस तरह से ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर थे जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे, उन्होंने ब्रिक्स की मेंबरशिप को कभी पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से हमने G7 में देखा है। ये एक चीज जो है वो ब्रिक्स को यूनिक बनाती है। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ब्रिक्स के देशों की, तो वो हमेशा से वो ओपन रहे हैं, एक दूसरों को वो एक पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि उसमें कोई एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किसी एक देश का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। उसके अलग अगर बात की जाए तो ब्रिक्स में इस वक्त दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि चाइना और इंडिया है। रूस भी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि ब्रिक्स का पार्ट है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त ब्रिक्स एक वो ऐसा संगठन है जहां पर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत उसका एक सदस्य है, मुख्य सदस्य है, फाउंडिंग मेंबर है। दूसरा चाइना है, बहुत तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वो भी है। लेकिन एक सबसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ब्रिक्स में है, सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी ब्रिक्स में भारत है, दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन जो एक तरह से देखी जाए वो भी ब्रिक्स में भारत एक तरह से लेकर आता है। तो भारत का वजन बहुत ज्यादा है। भारत, चाइना, रशिया, ब्राजील, ये सभी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर जब साथ आती है तो ब्रिक्स को दुनिया के टॉप संगठनों में लेकर जाती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह से भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही है, रूस की बढ़ रही है, हो सकता है कि G7 का ऑल्टरनेटिव ही नहीं, G7 से ऊपर ब्रिक्स निकल जाए। और इसमें एक बड़ा कदम ये हो सकता है कि अगर साझा मुद्रा पर सहमति बन जाती है तब तो वो बहुत बड़ा कदम हो जाएगा। और निश्चित तौर पर जो है आज जैसे हम डॉलर यूरो की चर्चा करते हैं, अगर ब्रिक्स का साझा मुद्रा आ गया तो फिर उसका कैसा वर्चस्व होगा उसकी हम फिलहाल कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय डोगरे दिल्ली से जुड़ने के लिए, और आर्येंद्र प्रताप सिंह आपका भी कज़ान से जुड़ने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब खास तौर पर बात करने वाले हैं कि वक्फ संशोधन बिल, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जो जेपीसी बनी थी, उस जेपीसी में आखिर क्या दिक्कत हुई कि हंगामा हो गया और वहां पर अशोभनीय व्यवहार हुआ है। करेंगे उस पर बात, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। और जैसे हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, आप बात करेंगे कि वक्फ बिल पर क्या हंगामा हो गया जेपीसी में। वक्फ बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में एक बार फिर से मंगलवार को हंगामा हो गया। बैठक के दौरान टीएमसी और भाजपा सदस्य में तीखी झड़प हुई। जेपीसी से में कल्याण बनर्जी को जेपीसी से अगली एक बैठक के लिए निलंबित करना पड़ा। नियम 374 के तहत जेपीसी के अध्यक्ष ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ एक दिन की निलंबन की कार्रवाई की है। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति जो जेपीसी है, उसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक में कल्याण बनर्जी द्वारा समिति के समक्ष किए गए व्यवहार को अशोभनीय और असंसदीय करार दिया। उन्होंने कल्याण बनर्जी की हरकत को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया और जिस तरीके से समिति की बैठक के दौरान अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया कल्याण बनर्जी ने और हिंसात्मक व्यवहार किया, कहा कि वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जगदंबिका पाल ने बहुमत के आधार पर कल्याण बनर्जी को अगली बैठक तक के लिए निलंबित करने की बात कही। इस जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। कमेटी ने एक दिन के लिए उन्हें निष्कासित किया है क्योंकि उस पर वोटिंग हुई है। मुझे लगता है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। तो इस बैठक में आखिर हुआ क्या और कैसे ये हंगामा हुआ, इन सब पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। वो इस पर नज़र रखे हुए थे और उन्हीं के पास सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता ऋषि कुमार के पास। ऋषि, जिस तरह से कि ये मामला सामने आया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला इसको कहा जा सकता है। जेपीसी जैसी बैठक में अगर इस तरह के मामले आते हैं तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मामला क्या था? क्या कल्याण बनर्जी किसी तरह से प्रोवोक हुए या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन था उनको? क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि उपराष्ट्रपति का मौकरी कर चुके हैं, वो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा चुके हैं संसद परिसर में। बिल्कुल आचरण, जिस तरीके से हमने अब तक देखा है कि कल्याण बनर्जी का जो व्यवहार है एक सांसद के तौर पर अब तक उस तरीके का रहा है कि अधिकांश तरह वो विवादों में घिरे हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने स्थापित किया कि वो विवादों से दूर नहीं रह सकते हैं। और जिस तरीके से वक्त से संबंधित जो संसदीय समिति है, जेपीसी है, उसमें उनका जो अब तक व्यवहार था, हमने कल भी देखा था मीटिंग के दौरान अधिकांशतः उन्हीं की आवाज बाहर ज्यादा सुनाई दे रही थी। आमतौर पर हमने देखा है कि जो टीएमसी के सांसद हैं वो उग्र रूप में जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन इनका व्यवहार इस तरीके का रहा है कि अधिकांशतः वो विवादों में देखे गए हैं। असल में हुआ ये कि जब वक्फ बोर्ड की जो से संबंधित जो जेपीसी थी, उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, उनके साथ जब उनकी आर्गुमेंट चल रही थी और उस आर्गुमेंट में जब उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज तक का प्रयोग कर दिया, तो ऐसे में चेयरमैन की तरफ से हस्तक्षेप उसमें किया गया। उन्होंने कहा कि आप इस तरीके का प्रयोग ना करें। तो ऐसे में उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा क्रोधित करते हुए और जो पानी की बोतल थी उसको तेजी से झटका और वो बोतल जब टूट गई उनके हाथ में, तो जिस तरीके से चेयरमैन ने भी कहा कि जो टूटा हुआ टुकड़ा था वो चेयरमैन की तरफ फेंका और ऐसे में उनके हाथ में भी चोट लग गई और उनके हाथ में चोट लगने की वजह से वो आंशिक तौर पर घायल हो गए। तो इस पूरे घटनाक्रम में एक तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ व्यवहार या किसी भी विपक्षी पार्टी जो उनकी बात से सहमत नहीं है उन सबके साथ व्यवहार। दूसरा, इसमें सबसे जो निंदनीय बात ये रही कि जो सभापति के साथ इन्होंने जो जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदंबिका पाल, उनके साथ भी जब ये व्यवहार देखा गया तो उनके खिलाफ प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना उन्हें निलंबित कर दिया जाए। हालांकि इसमें अधिकांश सदस्य उनके इस पूरी समिति से ही उनके निलंबन के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसे में सभापति ने कहा कि चूंकि
जेपीसी और जो भी संसदीय समिति होती है, जी। आमतौर पर ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा ज्यादा दिया जाता है और सबको सुना जाता है। तो उन्होंने उसी परंपरा को और एक तरीके से उनको ग्रेस देते हुए कहा कि नहीं, हम पूरे समय के लिए नहीं लेकिन एक दिन के लिए उन्हें करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये एक तरीके से चेयरमैन का डिस्क्रिप्शन था, उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तारीफ होनी चाहिए। चेयरमैन की निश्चित तौर पर इस फैसले के लिए तारीफ होनी चाहिए। एक दिन के लिए यहाँ पर उनको एक दिन के लिए निलंबित किया गया। 10 वोट उनके खिलाफ थे और 8 वोट उनके समर्थन में थे। बिल्कुल बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए चेयरमैन की, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार था, इस तरह का व्यवहार माननीय संसद क्या सड़क पर लोग भी नहीं करते हैं। और वो व्यवहार के लिए सिर्फ एक दिन का निलंबन, ये निश्चित तौर पर तारीफ की जानी चाहिए कि कितने लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण किया। लेकिन ऋषि, ये जो मामला उठा था, आखिर क्या ऐसी कौन सी बात खुली थी जिसकी वजह से इतने गुस्से में आ गए कल्याण बनर्जी? इसके बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, यहाँ जो बात है, वैसे तो अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वक्फ से संबंधित जो विधेयक है वो संसद में लाया जा चुका है। और इस पर जब विपक्ष ने मांग की थी तो उसमें संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर दिया गया था और इसमें प्रक्रिया यही अपनाई गई थी जितने भी पक्ष हैं उन सबको सुना जाए। तो हमने देखा था कल जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक के मंत्रालय से संबंधित जो पक्ष थे उनको सुना गया, और आज जो अन्य पार्टियों के, जिसमें खास तौर से अगर हम कहें कि मुस्लिम लीग का जो पक्ष था उनके कुछ सांसद थे। और इस समिति में, जैसे कि लालचंद, आपने भी तमाम समितियों को कवर किया है, आपने भी देखा होगा कि किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जाता है। उससे संबंधित हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो अपना पक्ष रखे और साक्ष्यों के साथ रखे। तो इस लंबी प्रक्रिया में उनका जो विरोध था वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल से सांसद हैं उनके साथ ज्यादा था। क्योंकि ये सियासत ज्यादा थी, विरोध उतना नहीं था। तो इस वजह से इसका कोई ठोस कारण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब से वो समिति में अपना पक्ष रख रहे हैं तो इसी आक्रोश के साथ रखते हुए नजर आए हैं। तो जो सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने भी कहा कि जब उनके साथ लगातार अभद्रता और गाली गलौज जैसा व्यवहार उन्होंने किया तो प्रतिरोध उन्होंने भी किया हालांकि, लेकिन ऐसे में सभापति के साथ अगर उनको इस पूरे घटनाक्रम में घसीटना और उनके खिलाफ अपना वक्तव्य देना, उनके खिलाफ हिंसात्मक गतिविधि में शामिल होना, ये बहुत निंदनीय है। तो ऐसे में जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने कहा कि वो इस बात को ऊपर के फोरम तक ले जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री से इनकी शिकायत करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि मसला सियासी ज्यादा है और इस मसले में अब चूंकि जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक दिन का उनका निलंबन का ही फैसला रखा है, तो अब ये मसला यही समाप्त होता है। लेकिन देखना ये होगा कि अब जब दोबारा से वो एक दिन के बाद, यानी कि अभी जो कहा जा रहा है कि 28 तारीख को फिर से ये समिति की बैठक बुलाई गई है 28 और 29 को, तो 28 को वो तो नहीं रहेंगे, लेकिन जब 29 को आएंगे तब क्या होगा? ये लगातार उनकी जो अब तक गतिविधि है उसको अब आगे देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर से आज का दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा संसदीय समिति की। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे कोई भी संसदीय समिति हो, जेपीसी हो, उसमें तो डिसेंट नोट तक का देने तक का प्रावधान होता है। कोई एक आदमी भी अगर सहमत ना हो तो वो लिखित तौर पर डिसेंट नोट तक दे सकता है। लेकिन कल्याण बनर्जी का ये व्यवहार देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए इस खबर पर। और हम बता दें कि दर्शकों, आप जो अभी तस्वीर देख रहे थे जिसमें कल्याण बनर्जी घायल नजर आ रहे थे, वो अपने से ही अपनी तरफ से जो उनका व्यवहार रहा है, उन्होंने जो बोतल जो है उसको फोड़ा है, उससे वो घायल हो गए हैं। और कल्याण बनर्जी, एक बार फिर से हम याद दिला दें, वही सांसद हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति की संसद भवन परिसर में मौकरी की थी। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर है महाराष्ट्र में सीटों के शेयरिंग को लेकर। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर आज कई बैठकें हुई। एक और कांग्रेस नेता बालासाहब थोरात ने शरद पवार से मुलाकात की, तो वहीं वो मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से भी मिले। मुलाकात के बाद भी स्थिति बहुत साफ होती हुई नजर आ नहीं रही है। और अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उम्मीद जताई है कि सीट शेयरिंग का मसला जल्द ही हल हो जाएगा। उन्होंने कल यानी कि बुधवार को महाविकास आघाड़ी की पहली सूची जारी होने की संभावना अब जताई है। रास्ता बनेगा ऐसा हमें लगता है। आज हम सब प्रस्ताव और आज ये अंतिम बैठक सीट शेयरिंग की हो, ये उम्मीद हम करते हैं। और अभी रास्ता बनाना ये हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी वही लेवल पे काम कर रही है और ये तुरंत आज खत्म हो जाए, यही उम्मीद।
तो कोशिश है, लेकिन कामयाबी अभी तक मिली नहीं है। आखिर कहाँ लिस्ट अटकी है, इसी पर बात करने के लिए मुंबई से हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। श्यामा, कल ही संजय राउत ने बोला था कि बस 8 बजे शाम का इंतजार कीजिए, लिस्ट आने वाली है। कल नहीं आई, आज भी नहीं, अब कल के बारे में रिपोर्ट आ रही है कि शायद कल आ जाए। मामला कहाँ अटका हुआ है, कितने सीटों पर अटका हुआ है, क्या सीटों की संख्या कम से कम इन लोगों ने फाइनल की है कि नहीं अभी तक? देखिए, इसके बारे में जो रस्साकसी चल रही है वो लगातार बनी हुई है और स्थिति अभी भी साफ नहीं हुई है कि कितनी सीटें कितनों को चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सामने आ रहा है कि ऐसे ऐसे इलाके हैं जो एनसीपी प्रेफर्ड हैं, लेकिन उसके ऊपर एनसीपी का दावा नहीं हो रहा है। और वहीं शिवसेना और कांग्रेस के साथ में भी यही स्थिति बनी हुई है। इसीलिए लगातार जो सीट शेयरिंग की जो बातें हैं वो जारी है। आज भी एक मीटिंग इनकी शुरू है एक मुंबई के एक होटल में, और वहीं पर से एक खबर ये आई कि जो महाराष्ट्र के एलओपी विजय वडेट्टीवार हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो ये आज की बैठक है वो लगभग आखिरी बैठक है और 7 बजे के आसपास में, यानी कि कुछ ही समय में इसके ऊपर में एक कंक्लूजन, जो एक फाइनल कंफर्मेशन है वो आ जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी जताया कि वो मीडिया के पास में भी इन सभी जानकारी के साथ में आएंगे। कितना वो मीडिया से ये बात साझा करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, और 7 बजे का इंतजार हमें ज़रूर करना होगा। लेकिन बात बनती हुई नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि हर दिन हम सुन रहे हैं कि आज नहीं कल नहीं ये फाइनल लिस्ट आएगी, और उसी के तहत में हम लगातार देख रहे हैं कि आज बाला साहेब थोरात ने ये कमान संभाली कांग्रेस की ओर से, और वो सुबह सुबह शरद पवार जो एनसीपी सुप्रीमो हैं उनके पास गए थे मिलने के लिए। साथ ही संजय राउत की ओर से भी ये बयान लगातार जारी है कि जो बातें चल रही है वो जरूरी नहीं है कि मतभेद ही हो, चर्चा में भी देखा जा सकता है। तो कवर अप करने की कोशिश, लगातार मीटिंग करने की कोशिश यहाँ पर जारी है। और वहीं पर अगर हम देखें तो मनसे की ओर से भी 9 कैंडिडेट्स का लिस्ट एक सामने आया है, यानी कि जाहिर सी बात है मनसे किसी के साथ में गठबंधन नहीं करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो मुंबई के जो कुछ सीटें हैं, शिवड़ी, थाने, हिंगोली, लातूर, ये सारे इलाकों पर मनसे ने अपनी कैंडिडेट्स को अनाउंस कर दिया है। और इंतजार यही रहेगा कि एमवीए की ओर से क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनता है। साथ ही ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना और साथ ही एनसीपी अजित पवार, इनकी ओर से लिस्ट, कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो कब आती है। लेकिन एमबीए का आपने जिक्र किया है, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ लग रही है कि एमबीए ये तो लगभग इस मामले में साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शायद वो अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ फैसला हुआ है एमबीए के बीच की, हाँ उनको अपना हिस्सा बनाना है, कितनी सीटें देनी है, इसके बारे में कोई चर्चा, कोई फैसला? चर्चा लगातार जारी है। और हमने बीच में ये भी सुना था कि अबू आजमियों की ओर से जो मुंबई के जो मुमरा, ये सब इलाके हैं उनके तरफ से वो आते हैं। तो ये भी एक खबर आ रही थी, बयान उन्होंने ये भी दिया था मीडिया में कि अगर वो सारे इलाकों में जो मुस्लिम पॉपुलेटेड ज़्यादा है, वो सब इलाकों में अगर वो उन्हें दे देते हैं कैंडिडेट, उनके लोगों को दे देते हैं, तो वो ज़रूर सीट जीतेंगे। तो ये सारी चर्चाएं भी चल रही थी, लेकिन इसके ऊपर में भी कंफर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बात वही हो जाती है कि अगर ज़्यादा पार्टी साथ में आती हैं तो जो इलाका प्रिफर्ड रहता है वो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ही मिले। और इसी बीच में अगर आप देखें, क्योंकि कैंडिडेचर की लिस्ट आई भी है एक बीजेपी की, और कई सारे ऐसे नाम हैं जो लगभग कंफर्म है, तो पार्टी बदली भी जा रही है। आज ही आपने ये खबर देखी होगी कि जो एरोली के इलाके के जो एमएलए हैं गणेश नायक, और बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके बेटे उन्होंने पार्टी चेंज कर ली और वो चले गए हैं कांग्रेस में, और वहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरीके से उन्होंने ये कॉन्फिडेंस जताया है कि बेलापुर की सीट उन्हें मिल सकती है। और साथ ही ये भी देखा हमने, राजकुमार बडोले जो बीजेपी में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी चेंज की है और वो एनसीपी अजित पवार में गए हैं। तो ऐसे लगातार महाराष्ट्र से आप खबरें सुनते रहेंगे, क्योंकि आपको नहीं मिलता है वो सीट, आपका
आपका प्रेफर्ड सीट नहीं मिलता है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो कैंडिडेट एक्सपेक्ट करता है कि वो दूसरी पार्टी में चले जाएं और वहां पे उनका थोड़ा बहुत जो दबदबा हो वो मान रखा जाए। तो इस तरीके से अभी जब तक नॉमिनेशन खत्म नहीं होता है, नॉमिनेशन का समय खत्म नहीं होता है, आप ये सब जो चीजें हैं वो बहुत देखेंगे। बिल्कुल, चुनाव का मौसम है तो इस तरह की खबरें, कहते हैं चुनावी मौसम में थोड़े से पंछी तो इधर उधर उड़ते ही हैं। तो आपसे लगातार हम लोग अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, मुंबई से जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट देने के लिए। तो महाराष्ट्र में तो ऐसा लगता है कि सीटों को लेकर फिलहाल कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आगामी मेघालय एवं पंजाब के विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने मेघालय की गाम्बेगे सीट के उपचुनाव के लिए बरनाई मारक को टिकट दिया है, तो वहीं पंजाब की 3 सीटों पर उपचुनाव के तहत डेरा बाबा नानक से सरदार रविकरण कहलों, गिदेरवाहा से सरदार मनप्रीत बादल और बरनाला से सरदार केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। गौरतलब है कि इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को इनके नतीजे आ जाएंगे। और उधर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र अपना अपना दाखिल कर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में विधायक लालजी वर्मा के सांसद चुन लिए जाने के बाद ये कटेहरी सीट खाली हो गई थी। और राजनीति की दुनिया से कुछ और बड़ी खबर। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने वाले मामले पर कड़ी निंदा की। कल सुप्रीम कोर्ट ने डिफेमेशन केस में उनके क्वाशिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो कितना स्नेह करते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, कैसे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश को बदलने का ख्वाब लेकर आए ज़रूर थे, हालांकि वो अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर मात्र माफी विशेषज्ञ बन चुके हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बातें कही गई थी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से एक डिफेमेशन केस फाइल किया था। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, श्रीमान संजय सिंह जी, इन सबों ने कही थी बातें। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, वो सेशन कोर्ट के पास गए, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। वो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने भी उनके प्ली को रिजेक्ट किया, और कल वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके प्ली को रिजेक्ट किया। और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों की हितैषी बनने वाले अरविंद केजरीवाल किसान आत्महत्या से जुड़े मुद्दे पर भी माफी मांग चुके हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि लापरवाह रवैये के चलते कोरोना काल के दौरान हुई गोपनीय बैठक को केजरीवाल ने टेलीकास्ट तक कर दिया था, जिस पर भी उन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। 15 में किसानों की रैली हुई थी दिल्ली में, जिसमें एक किसान ने आत्महत्या की थी, उसमें उन्होंने माफी मांगा था। ये जो कोरोना की मीटिंग होती है, जो सीक्रेट मीटिंग होती थी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, उसको उन्होंने टेलीकास्ट कर दिया। तो बाद में जब पीएमओ से कहा गया तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, नहीं करना चाहिए था। तो अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने ये बड़े हमले किए हैं। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों यमुना नदी को लेकर फिर से चर्चा में है, क्योंकि यमुना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना नदी एक बार फिर से जहरीले झाग के सैलाब से ढक गई है। आगामी छठ पूजा से पहले यमुना नदी का बर्फनुमा सफ़ेद झाग से भर जाना बताता है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार यमुना को लेकर कितनी संजीदा है। दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार से सवाल पूछ रही है कि दिल्ली के यमुना की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। तो डीडी न्यूज़ के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने जहरीले झाग की सफ़ेद चादर से ढके यमुना नदी का
नाव से जायजा लिया है। ये ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट देखिए आप। मैं इस समय दिल्ली में यमुना में हूँ और इस समय एक नाव में सवार हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा कि सफ़ेद सी एक लेयर दूर दूर तक इस नाव में के आसपास आपको दिख रही होगी। इस लेयर को देख के आपको तस्वीर तो बहुत खूबसूरत लग रही होगी कि ऐसा लग रहा होगा मानो कोई बर्फ़ की एक चादर बिछी हुई हो, लेकिन वास्तव में ये यमुना का वो प्रदूषित लेयर है, ये वो फोम की एक लेयर है जो दिल्ली की यमुना को पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर रही है। लगभग कालिंदी कुंज का ये पूरा जो इलाका है, यमुना यहाँ से निकल रही है और चारों तरफ, मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे आपको, चारों तरफ अगर आपकी नज़र जाएगी तो पूरी यमुना में लगभग इसी तरह की तस्वीर है। हर जगह आपको इस तरह के फोम दिखाई देंगे, वाइट फोम, और ये वो सफ़ेद चादर है जो यमुना को पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर चुका है। और ये ऐसे वक्त पे जब देखिए त्योहारों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, दिवाली कुछ दिन में आ रही है और सबसे बड़ा जो पूर्वांचल का एक पर्व होता है छठ, जिसमें पूर्वांचल वासी जो है छठी मैया की आराधना करते हैं और इस दौरान वो उगते और डूबते सूरज का अर्घ देते हैं और अर्घ के दौरान वो बाकायदा आचमन करते हैं इस यमुना जल का। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस जल का, देखिए कई जगह तो पॉल्यूशन की वजह से ब्लैक फोम है और ये बताता है कि लेयर किस तरह से होगा। इस यमुना की तस्वीर को देखकर उनके दावे कितने हकीकत में तब्दील हो पाए हैं, ये वो सवाल है जो दिल्ली की जनता, जिन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना, वो उनसे पूछना चाहती है। दिल्ली की आबो हवा दूषित हो गई है, AQI का जो लेवल है वो ग्रेड 2 तक पहुंच चुका है और ग्रेड 2 में आने के बाद दिल्ली में जहां तक जो है लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे में जहां वायु पॉल्यूशन है, जल पॉल्यूशन की एक तस्वीर भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ऐसी पॉल्यूटेड यमुना का जिम्मेदार कौन है, और ये सवाल आज नहीं लगातार आपसे दिल्ली की जनता पूछती है, जिसका जवाब न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि मुख्यमंत्री आतिशी और परिवहन मंत्री गोपाल राय को देना होगा। और इस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। दिल्ली के कालिंदी कुंज से कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। तो हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता अपनी रिपोर्ट में दावे का जिक्र कर रहे थे और वादे का जिक्र मैं कर देता हूं। दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने का वादा 12 साल पहले किया गया था। ये जो प्रदूषण वाले सफ़ेद झाग हैं, इनको अगर आप बर्फ़ मान लें तो आपको लगेगा कि शायद पेरिस बना दिया है। बहरहाल, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और यमुना नदी में जहरीली झाग को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। DD न्यूज़ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी ने कहा कि यमुना नदी को साफ करने के लिए जो पैसे थे वो तो दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जिसकी वजह से आज यमुना की ये दुर्दशा है। दिल्ली आज गैस चैम्बर बन चुकी है, लोगों को मास्क लगाकर निकलना पड़ रहा है। मैं इस समय नाव में हूं और ये नाव चल रही है दिल्ली के यमुना में, और आप पहले तो देखिए कि सफ़ेद झाग के साथ आपको ऐसा लग रहा होगा कि बर्फ़ की चादर है, लेकिन ये पॉल्यूटेड यमुना है। एक बड़ी सी लेयर पूरे यमुना में फॉर्म की है। नाव पर मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज तिवारी जी बैठे हैं। दिल्ली को नर्क में डुबाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी से और केजरीवाल जी से, जिन्होंने अपनी प्रथम सरकार में बोला था कि जमुना मैया को मैं 4 साल के अंदर स्वयं डुबकी लगाऊंगा और डुबकी लगाने लायक बना दूंगा। लेकिन छठ का महापर्व पूर्वांचलियों का अगले सप्ताह है और ये जो छठ घाट की स्थिति आप देख लीजिए और ये जमुना मैया की स्थिति देख लीजिए। जमुना माँ के हत्यारा कोई है तो आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री आतिशी जी। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे करोड़ों करोड़ों पूर्वांचल के माताएं बहनें आके यहाँ डुबकी लगा के छठ पर्व मनाती है, आचमन करती है। मैं एक बार आग्रह करता हूँ कि आतिशी जी, आप भी स्वयं महिला हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लाकर एक डुबकी लगा लीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आपने जमुना के लिए कुछ काम किया है। इस तरह से जमुना को हम लोग माँ समझते हैं और इस माँ के हत्यारा कोई है तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी। 10 साल तक दिल्ली में सिर्फ वादे हुए, दिल्ली को शंघाई बनाने की बात हुई। अभी यमुना के साथ एयर जो पॉल्यूशन है वो अपने चरम पर है, ग्रेड 2 पे पहुंच चुका है, ग्रेड 3 और 4 आने वाला है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह के वो दावे कर रहे हैं कि हम स्वच्छ दिल्ली करेंगे, साफ सुथरी यमुना करेंगे, आपको लगता है कि देखिए, काम करने वाले आदमी की नीयत समझ में आ जाती है। ये काम करने वाले आदमी ने, ये देश को तोड़ने वाले आदमी, ये लोग राष्ट्र विरोधी आदमी हैं, ये लोग समाज में बेमनस्ता फैलाने वाले आदमी हैं, ये लोग बीमारी पैदा करने वाले लोग हैं जो जमुना मैया को साफ नहीं कर सके। कुल मिलाकर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो आरोप है वो बेबुनियाद नहीं है, उसमें सच्चाई है। और सच्चाई इसलिए भी है कि पिछले 10 साल से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और की सरकार लगातार ये दावे करती आई है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास का शहर बनाएंगे, और यमुना पॉल्यूशन को लेकर भी वो लगातार बड़े दावे करते रहे। लेकिन हकीकत क्या है ये सामने है। ऐसे में बड़े सवालों का जवाब न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना होगा, बल्कि मुख्यमंत्री आतिशी और परिवहन मंत्री गोपाल राय को भी देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भी यमुना की लगभग इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। दिल्ली के कालिंदी कुंज से कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पानी की मूलभूत आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पानी अत्यंत जरूरी है। साथ ही उन्होंने 2019 में शुरू हुई जल जीवन मिशन का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के आने के बाद से ग्रामीण समाज के 78% लोगों के पास पानी पहुंच गया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है। स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किया बिना ये स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण परिवार के पास टैप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का मानना है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। और जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए आज दिल्ली के विज्ञान भवन में वाटर अवार्ड्स दिए गए। उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को ये अवार्ड दिए, जिसमें ओडिशा को सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार मिला। ओडिशा के सर्वोत्तम राज्य के पुरस्कार मिलने के बाद वहां के अपर मुख्य सचिव अनु गर्ग ने डीडी न्यूज़ से कहा कि हमने सारे रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे किए, वाटर पंचायत की शुरुआत की, शहरों में महिलाओं के समूह ने जल संरक्षण का काम किया। उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी निशांत राय ने। जल प्रबंधन और जल संरक्षण को लेकर आज उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसीएस अनु गर्ग जी। मैम, आज उड़ीसा को अवार्ड मिला है, किस तरीके से इसके लिए आपने काम किया? धन्यवाद। आज उड़ीसा को बेस्ट स्टेट कैटेगरी में अवार्ड मिला है। उसका मुझे लगता है जो कुछ कारण थे वो ये हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे वाटर बॉडीज़ क्रिएट किए। जैसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हमारे को किसी कारणवश विलंबित होकर थे, उन सबको हम लोगों ने फिर कंप्लीट किया। तो ऐसे हमारे कई मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हुए, वाटर बॉडीज़ तैयार हुए। उसके साथ साथ हमने कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन लिया। जैसे हमारे यहाँ 37,000 वाटर यूज़र एसोसिएशंस, जिनको हम पानी पंचायत बोलते हैं, उनको हमने गठित किया और उनको ट्रेनिंग दी, और अब वही अपने अपने एरियाज़ में अपने आप से ही वाटर का जो प्रबंधन है वही करते हैं। उसके साथ साथ अर्बन एरियाज़ में हम शहरांचल में हम लोगों ने जितने महिला समूह थे उनको यूज़ करके उन्हीं के माध्यम से जल संरक्षण किया। उन्हीं के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए 50,000 से ज़्यादा, और अब वही उसको मेंटेन भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जल संरक्षण किया। आपको लगता है कि लोगों में एक अच्छा मैसेज जा रहा है खासकर जल संरक्षण को लेकर?
इससे बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, सब लोग बहुत प्रोत्साहित होते हैं। देखिए, एक तो हम लोग की पूरी टीम उत्साहित होती है, हम लोग को देखकर और लोग उत्साहित होते हैं। तो जल संरक्षण को लेकर जो चेतना सब में होनी चाहिए वो धीरे धीरे बढ़ रही है इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन से। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। एक बड़ी खबर दिल्ली से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के महरौली इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एनकाउंटर के बाद एक शातिर वाहन चोर सलमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर दिल्ली एनसीआर में 50 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 2 कारतूस और चोरी की गई एक गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस ने जब सलमान को पकड़ने की कोशिश की तो सलमान और उसके साथियों ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की और पीछा कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम सेल ने कल एक एनकाउंटर के बाद 4 नोटोरियस ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। यह एनकाउंटर महरौली एरिया में जाफर महल मार्ग पर हुआ, जहां पर आईएससी क्राइम टीम ने बड़ी शानदार तरीके से 4 नोटोरियस ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया। उसमें किंग पिन फरमान और उसके 3 साथी शाहबजादा, जाहिद और मोहसिन को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर कमल ने जैसे ही उनकी गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो ऐसे में जो कि फरमान ड्राइवर के साइड में बैठा हुआ था, उससे पुलिस प्रेजेंस का आभास हुआ। रोकने के इशारे को नज़रअंदाज करते हुए उसने पुलिस टीम की तरफ फायर खोल दिया। ऐसे में हमारे बहादुरी का परिचय देते हुए एसआई जफरुद्दीन ने, जो पीछे की तरफ से फॉलो कर रहे थे, टायर पर फायर किया और गाड़ी को जिस तरह से इन लोगों ने घेर कर ओवरपावर किया। लकीली उसका नेक्स्ट फायर करने से पहले जो बैरल में बुलेट स्टक रही, टीम को फॉर्चुनेटली सबको ओवरपावर कर लिया गया और फरमान और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रिकवरी में एक पिस्टल, 3 कार्ट्रिजेस के साथ साथ 2 एम्प्टी कार्ट्रिज मौके से मिले हैं। और अब एक बड़ी खबर जिसकी चर्चा इन दिनों है, और चीन ने दरअसल एलएसी पर सीमा पर गतिरोध खत्म होने पर बनी सहमति की पुष्टि कर दी है। ये पहली बार है जब चीन ने ताज़ा समझौते को लेकर कोई बयान दिया है। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं और आपस में एक प्रासंगिक समाधान पर पहुंच गए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गया है और वो समाधान को लागू करने के लिए काम करेगा। इससे पहले भारत ने सोमवार को चीन के साथ एलएसी पर गतिरोध वाले बाकी पॉइंट्स पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत होने की बात कही थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि पिछले कई हफ्तों से भारतीय और चीनी राजनयिक तथा सैन्य वार्ताकार कई प्लेटफॉर्मों पर एक दूसरे के साथ निकट संपर्क में हैं। इस चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बनी है। इस समझौते से सैनिकों की वापसी होगी और 2020 में उठे मुद्दों का समाधान होगा। हाल के दिनों में दोनों देशों ने कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से भारत और चीन की सीमा पर प्रासंगिक मुद्दों पर करीबी संवाद बनाए रखा है। वर्तमान में दोनों पक्ष प्रासंगिक मुद्दों के समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसका चीन ने सकारात्मक मूल्यांकन किया है। अगले चरण में चीन समाधान को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। अगली खबर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय फ्रांस के कैंत शहर में MIPCOM यानी मेपकॉम 2024 में इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन करने के लिए एकजुट हुए। इस समारोह में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, तेलंगाना सरकार के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन और फ्रांस के मार्सिले में भारत के महावाणिज्य दूत रूप ज्योति ब्रह्मा कारजी उपस्थित रहे। इस मौके पर एक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। इंडिया पैवेलियन में प्रसार भारती विशेष भूमिका निभा रहा है।
प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी अंग्रेजी वैश्विक समाचार चैनल डीडी इंडिया का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने यूरोप और लैटिन अमेरिका में सार्वजनिक प्रसारकों के साथ चैनल के विस्तार करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय राजधानी में आज से यातायात, परिवहन, सड़क सुरक्षा, बुनियादी ढांचे में सबसे प्रतीक्षित एक्सपो ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो 2024 के साथ साथ रोड इंफ्राटेक एक्सपो और पार्किंग इंफ्राटेक एक्सपो के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जैसे जैसे भारत अपने सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है, यह एक्सपो 86 प्रदर्शकों को एक साथ लेकर आया है जो उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य अधिकारियों द्वारा बेहतर समाधान के साथ यातायात प्रबंधन, सड़कों और पार्किंग के दैनिक प्रबंधन में सुधार करना है और बदले में यात्रियों के लिए सुविधा में सुधार करना है। भारत में सड़क बुनियादी ढांचे में भारी सुधार के साथ यातायात बुनियादी ढांचे में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जिससे भारत द्वारा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बनाया गया है। ट्रैफिक इंफ्राटेक का 12th एडिशन है एंड सारे जो जनता नहीं बोलूँगी, जो भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं जो इसके साथ काम कर रहे हैं, रोड्स में हैं, वो यहाँ पे आएँ और देखें। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ हमारी जनता की ज़रूरत है। अगर इंडिया को ज़रूरत है तो आज इस तरह ट्रांसपोर्ट आना चाहिए कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, ताकि बिजनेस भी बढ़े, मूवमेंट भी हो और इंडिया तरक्की कर सके। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी डेवलप्ड नेशन। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।